हेलो एवरीवन, मैं हूं सोमपित दास, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टील स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का जो स्टील का सब्जेक्ट। एट फर्स्ट हम लोग थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। तो एक चीज़ और स्टील का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे जो कि है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है। इसमें जो कोड हम लोग को चाहिए है वो है IS 800/2007 जो कि है LSM में। इसका इस कोड का जो WSM वाला था वो था आपका IS 800 1987, लेकिन अभी हम लोग IS 800/2007 यूज़ करेंगे और हम लोग लिमिट स्टेट वाला जो प्रोसीड्यूर्स है वो सब कुछ हम फॉलो करेंगे जितना भी हम लोग ये स्टील का डिज़ाइन करेंगे उसमें। तो LSM WSM के बारे में आप लोग RCC में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, तो उसका आइडिया आप लोगों को है, उसका डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ओके, स्टील एक्चुअली होता क्या है? तो आसान लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मतलब आयरन के साथ जब हम लोग कार्बन को मिलाते हैं तब जो एलॉय मतलब बन के तैयार होता है उसी को हम लोग स्टील बोलते हैं। अब लोगों का मन में ये बात आ रहा होगा कि एलॉय क्या है, ठीक है। तो एलॉय क्या है? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जब हम लोग एक से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा मतलब 2-3 भी हम लोग मिला सकते हैं। अगर ऐसे मेटल्स को हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं तो उसके बाद जो फॉर्म होता है उसको हम लोग एलॉय बोल सकते हैं। जो हम लोग के पास स्क्रैप स्टील और आयरन ओर होता है जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्क्रैप स्टील को या तो आयरन ओर को, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लास्ट फर्नेस में उसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो क्रैक स्टील और आयरन ओर होता है उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लास्ट फार्नेस में डालते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो ब्लास्ट फार्नेस में हीट करने के बाद हम लोग का एक मेल्टेड इम्प्योर फॉर्म जो तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। ओके, अच्छा, पिग आयरन को हम लोग उसके बाद डालते हैं बेसिक जो ऑक्सीजन फार्नेस है उसमें। ओके, उसमें जो आयरन है उसके साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, कार्बन। उसके बाद हम लोग का जो एलॉय, पहले ही हम बता चुके हैं एलॉय क्या है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो जब इस एक मेटल क्या था, हम लोग के पास आयरन था, दूसरा उसके साथ हम लोग क्या मिक्स किए हैं, कार्बन। मिक्स करके हम लोग का क्या मिलता है, स्टील। तो ये जो स्टील हम लोग को मिलता है ये हम लोग को क्या फॉर्म में रहता है, एक लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। रोलिंग यानी उसको वेरियस शेप्स देने का कोशिश करते हैं। आफ्टर रोलिंग हम लोग उसको वेरियस रोल्ड शेप्स में तैयार करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या क्या शेप्स उसका हो सकता है, जैसे कि आप लोग देखें हैं, रॉड्स, बार्स और वेरियस सेक्शंस लाइक आपका आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन एटसेट्रा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करके स्टील को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली हम लोग दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन एलॉय स्टील, दूसरा है एलॉय स्टील। ओके, नॉन एलॉय स्टील को हम लोग प्लेन कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एज एन एलॉय कार्बन छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर नॉन एलॉय स्टील हम लोग के पास है लो कार्बन स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 0.12 से 0.3% तक। उसके बाद आता है मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज वैरी होता है 0.3 से 0.6% तक। तीसरे में आता है हाई कार्बन स्टील
जिसमें कार्बन परसेंटेज वैरी होता है 0.6% से 1% तक। एंड लास्ट में आता है अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का परसेंटेज वैरी होता है 1% से 1.7% तक। ओके, अच्छा, जब कार्बन में एज एन एलॉय हम लोग जब स्टील इसमें Fe के साथ कार्बन छोड़ के हम लोग दूसरा कुछ एलॉय, दूसरा कुछ एलिमेंट्स, दूसरा कुछ मेटल्स मिक्स करते हैं, तब जो एलॉय बनता है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज लो एलॉय स्टील, मीडियम एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील। जो लो एलॉय स्टील होता है उसमें Ae यानी जो ऑल एलिमेंट्स है, इसका हम लोग दे सकते हैं ऑल एलिमेंट्स का जो समेशन, मतलब जितना टोटल ऑल एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स मतलब ये जो दूसरा मेटल्स है, जिसमें है सिलिकॉन, मैंगनीज, ये। अच्छा, जो मीडियम एलॉय है उसमें ऑल एलिमेंट्स का जो समेशन होता है वो होता है 5 to 10% तक, जिसमें मटेरियल्स में आता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनाडियम, निकल। ओके, तीसरे में आता है हाई एलॉय स्टील, जिसमें ऑल एलिमेंट्स का जो समेशन होता है वो होता है अप टू 10%। ठीक है, नहीं अप टू 10% नहीं, मतलब या तो इक्वल टू 10% या तो ग्रेटर देन 10%। ओके, जिसमें मटेरियल्स के हिसाब से अलग से हम लोग जो ऐड करते हैं वो होता है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एटसेट्रा। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टील का जो मेन कंपोनेंट है कार्बन, उसका परसेंटेज अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो स्टील का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंजेस आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं, स्टील का जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होगा, स्टील का जो स्ट्रेंथ है, बोथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ, वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, स्टील का ब्रिटलनेस वो इंक्रीज होगा, लेकिन स्टील का जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड टफनेस भी डिक्रीज होगा। अब ये सारा प्रॉपर्टी क्या है ये आप लोग फॉर्म में पढ़ लिए हैं, जो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है वो लोग। अगर आप लोगों को फिर भी इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो सॉन्ग का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तब आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, कार्बन छोड़ के स्टील का और भी जो कंपोनेंट्स होता है, सिलिकॉन रहता है एंड फास्फोरस भी रहता है। हम लोग थोड़ा वो भी देख लेते हैं। सिलिकॉन एंड फास्फोरस का जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, उसका परसेंटेज को हम लोग बढ़ाते हैं तो जो स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या चेंजेस आ सकता है।
देख लेते हैं सिलिकॉन का जो परसेंटेज है उसको हम लोग बढ़ाते हैं तो स्टील का प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ सकता है। तो सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो अगर स्टील के अंदर लेस देन 0.2% रहता है तो उसका प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन सिलिकॉन का परसेंटेज जब 0.3 to 0.4% तक हम लोग इंक्रीज करेंगे तब उसका इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज हम लोग देखने में मिलेगा। ओके, एंड सिलिकॉन का परसेंटेज जब हम लोग का ग्रेटर देन 2% हो जाएगा तब उसका ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। सिलिकॉन छोड़ के और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है फास्फोरस। अब देख लेते हैं फास्फोरस का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने से क्या उसमें असर करता है। स्टील का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फास्फोरस। जनरली फास्फोरस का जो परसेंटेज है वो लेस देन 0.12% रहता है। अगर हम लोग फास्फोरस का परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो उसका जो शॉक रेजिस्टेंस वाला पावर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टील का डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। स्टील मेंबर्स है हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, यानी स्टील का एक छोटा सा सेक्शन जिसका वेट उतना ज़्यादा भी नहीं है वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा वेट को कैरी कर सकता है। इसीलिए बोला गया है स्टील मेंबर्स है हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, मतलब उसका हल्का वेट का कोई मेंबर भी बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, लोड को कैरी कर सकता है। नंबर 2 क्या है, being light in weight, steel members can be transported and handled conveniently. स्टील का मेंबर क्या होता है, स्टील का मेंबर्स होता है लाइट वेट विद रेस्पेक्ट टू जो हम लोग का कंक्रीट का या तो आपका आरसीसी का जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होता है उससे हल्का होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट एंड उसको जब हम लोग उसको हैंडल करते हैं तो या तो कहीं भी प्लेस करना है या तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है तो वो कन्वीनियंट हो जाता है, वो इजी हो जाता है। ठीक है। नंबर 3 क्या है, प्रॉपरली मेंटेन स्टील स्ट्रक्चर्स हैव अ लॉन्ग लाइफ। जब स्टील स्ट्रक्चर को हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, अब मेंटेन करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जहाँ पे हम लोग को वेदर में एक्सपोज हो रहा है स्टील स्ट्रक्चर तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना रहेगा, वहाँ पे हम लोगों को लगातार मतलब थोड़ा टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे हम लोगों को कलरिंग मतलब पेंट रिपेंट करते रहना होगा। कोरोसन को रेजिस्ट करने के लिए एंटी कोरोसन कोटिंग देना होगा। ये सब मेंटेनेंस अगर हम लोग कर सकते हैं तो एक स्टील स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिन तक स्टेबल रह सकता है। नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील मोस्टली डू नॉट चेंज विद टाइम। स्टील का जो प्रॉपर्टी है, स्टील का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है विद रेस्पेक्ट टू कंक्रीट और आरसीसी स्ट्रक्चर्स। नंबर 5 क्या है, स्टील बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल सडनली। तो अब लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व है जो स्टील का क्या बोलते हैं लैब माइल्ड स्टील का लैब टेस्ट में जो यूटीएम मशीन में टेस्ट करने के बाद जो हम लोग को मिला था जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व, उसमें हम लोग देखे थे क्या, स्टील का जो प्लास्टिक वाला रीजन है, जो प्लास्टिक वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी क्या है, स्टील बहुत ज़्यादा एक डक्टाइल मटेरियल है तो इसीलिए क्या होता है, सडनली फेल नहीं होता है। हम लोग टेस्ट में देखे थे कि क्या होता है, स्टील का जो फेलियर होता है उसका
उसके पहले एक नेकिंग जनरेट होता है जो कि इंडिकेट करता है स्टील अभी फेल होने वाला है। हम लोग ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ग्राफ है ये सौम्य तो पढ़ के आए हैं, फिर भी अगर तो डक्टिलिटी ज़्यादा होने के दौरान क्या होता है, सडन फेल नहीं होता है। एक कुछ उसका टेंडेंसी दिखता है, कुछ उसका दिखता है बाहर से ऐसा कुछ कि ये फेल होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग उसको जो उसका जो रिपेयरिंग है उसको कर सकते हैं, उसको फिर से स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या है, एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस कैन बी मेड इजीली। अगर कोई मेंबर खराब हो गया है या कोई मेंबर को हम लोग को ऐड करना है तो स्टील मेंबर में हम लोग उसको इजीली ऐड कर सकते हैं, या तो इजीली उससे हम लोग काट के निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्टील का जो सेक्शंस होता है वो हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि वो उसको बहुत सारे सेक्शंस को हम लोग बनाते हैं, यानी हम लोग सेक्शंस के बारे में हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिर भी जो दिखाए हैं लिखे थे उसमें क्या था, आपका आई सेक्शन था, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, ये सब क्या होता है आपका मतलब फैक्ट्री में बना के रेडीमेड रहता है। तो अगर किसी भी मेंबर को रिप्लेस करना है तो वो इजीली पॉसिबल है। ओके, नंबर 7 क्या है, दे कैन बी इरेक्टेड एट अ फास्टर रेट। स्टील का स्ट्रक्चर को हम लोग जल्दी बना सकते हैं। कंक्रीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हम लोग को 28 डेज वेट करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी एक जो ये होता है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसका शटरिंग को खोलने के लिए हम लोग को 28 डेज वेट करना पड़ता है, नहीं तो उसका पूरा जो स्ट्रेंथ गेन वो नहीं होता है। ओके, तो हम लोग को मिनिमम 28 डेज हम लोग को उसको रखना पड़ता है, हम लोग को वेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, लेकिन स्टील में क्या होता है, स्टील में हम लोग उसको ऐसा कुछ टाइम पीरियड हम लोग के पास नहीं जरूरत होता है, क्योंकि जो सेक्शंस रहता है वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, उसको बस लेके आना होता है और प्लेस करना होता है। इसीलिए जो स्टील स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग जल्दी बना सकते हैं। नंबर 8 क्या है, स्टील हैज द हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू अमंग ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। जितना भी बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो स्टील का स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, और स्क्रैप वैल्यू क्या है, यानी आपका जो वेस्ट स्टील मटेरियल है उसको रीयूजेबल, उसको रीयूज हम लोग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और वो भी सबसे ज़्यादा कर सकते हैं अमंग ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टील स्ट्रक्चर्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सपोज्ड कंडीशंस आर सब्जेक्टेड टू कोरोशन। ओके, तो अभी भी थोड़ी देर पहले हम बोले हैं कि जब स्टील का स्ट्रक्चर जो बाहर का वेदर कंडीशन है उसमें एक्सपोज होता है तो उसमें कोरोशन इफेक्ट करता है। तो इसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो वाला मेंबर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फ्रीक्वेंटली पेंटिंग करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो बार बार पेंटिंग करना होगा आपको इस मेंबर को अच्छे से, कोई भी मेंबर को, कोई भी स्टील के स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। दूसरा क्या है, स्टील
को फायर प्रूफ बनाने के लिए उसके लिए अलग से कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो स्टील का जैसे एडवांटेजेस है वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो स्टील स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका और कुछ मतलब बेसिक स्टील का रिगार्डिंग जो पॉइंट्स छूट रहा है कुछ और पढ़ने का जरूरत है, जैसे कि स्टील का क्या क्या शेप का जो सेक्शंस होता है वो सब, और स्टील का कुछ फिजिकल, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि और कुछ जो छूट रहा है हमको मतलब वीडियो में मेंशन करना चाहिए था तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कुछ छूट रहा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।